हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर आपकी वीडियोस के साथ में आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ नोट्स बनाने के लिए भी डालिएगा। अब हमारे एग्ज़ाम भी सामने आ चुके हैं और टाइम टेबल जारी हो गया है। 20 नवंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो डेफिनेटली अब आपके लिए सही टाइम है इम्पोर्टेंट नोट्स और कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो नए सिलेबस में 9th क्लास में अभी कोई ब्लूप्रिंट जारी नहीं हुआ है। हमको बोर्ड से कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं मिला है जिसके बेस पे हम ये डिवाइड कर सकें कि हमारे इस पार्ट में से कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आना है, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आना है। ये सारी चीज़ें हमको अभी नए सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो अब हमको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमको ऐसी कंडीशन में जितने अधिकतम क्वेश्चंस इस पार्ट से बन सकते हैं वो बनाना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने इसी आधार पर बिना किसी ब्लूप्रिंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालने की यहाँ पे कोशिश की है। कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, कोई मैच मेकिंग नहीं, सिर्फ छोटे और बड़े क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ मैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलिए हम आरंभ करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत महत्वपूर्ण नोट्स एवं प्रश्नोत्तर को। सबसे पहले मुख्य बिंदु हम चर्चा कर लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या स्थितियां थीं। आपको पता ही है ये चीज़ कि फ्रांस में लोग महंगाई से, कर वृद्धि से और निरंकुश शासन से परेशान थे। वहाँ पर फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, ये आपको पता है। क्रांति के दौरान मानवाधिकार घोषणा पत्र लागू किया गया। आपको पता है क्या कि बूर्बो राजवंश का राजा लुई 16वां 74 में राजगद्दी पर बैठा था। डेफिनेटली आपको पता है, आज मैं आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो राजकोष खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि उसको कई युद्ध लड़ने पड़े थे बूर्बो राजवंश के राजाओं को। फ्रांस का समाज तत्कालीन जो 18वीं शताब्दी का था वह 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही टैक्स दिया करते थे। ये हम देख चुके हैं। जो फ्रांस की आबादी थी जितनी भी, उस पूरी आबादी में 90% लोग किसान थे, जिनमें 90% में से भी 60% लोगों के पास में ही ज़मीनें थीं, जो ज़मीनें कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों के पास थी। आपको बता दें, ये जो तीसरे एस्टेट्स के अमीर हैं यही क्रांति के ध्वजवाहक आगे चल के बनते हैं। प्रथम 2 स्टेट्स जैसे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और इन्हीं विशेष अधिकारों के खिलाफ तीसरा वर्ग लड़ रहा था। विशेष अधिकार के अंतर्गत ये था कि राज्य को दिए जाने वाले टैक्स से इनको छूट दी गई थी। कुलीन वर्ग जो है किसानों से सामंती कर वसूलता था, ये महत्वपूर्ण है। मतलब पादरी जो है किसानों से चर्च का कर वसूलता था, जिसको हम बोलते हैं टाइद, और ये वसूलता था सामंती कर। तो इस तरह से तीसरे स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ता था और पहले और दूसरे स्टेट्स के लोग कोई टैक्स नहीं देते थे। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में रेडिकल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांसीसी क्रांति को जाता है। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले, जिसके लेखक रॉजर डी लायल, लुई 16वें को प्लेस डी कॉन्कार्ड में 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर फांसी की सजा दे दी गई। सार्वजनिक रूप से इनको रॉबेस्पियर सरकार ने फांसी पर लटका दिया था और इसी के साथ शुरू होता है आतंक का राज, जो 1793 से 1794 तक चला। इसको हम आतंक का युग भी बोलते हैं, जिसमें फ्रांस के जैकोबिन क्लब का शासन था। जो जैकोबिन क्लब का जो नेता था वह मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिनों को सौकुलांत के नाम से जाना जाता था। 21 सितंबर 1752 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और यह एक गणतंत्र घोषित हो गया। गणतंत्र किसे कहते हैं तो आपको मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक का प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गिलोटिन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि गर्दन को धड़ से अलग करने वाली मशीन को हम गिलोटिन कहते हैं। इसके आविष्कारक थे डॉक्टर गिलोटिन। रॉबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर में तब्दील कर दिया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सरकार को आतंकी सरकार कहते हैं। 1794 में रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन सरकार का पतन हुआ। इसके बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका अर्थात डायरेक्टरी को नियुक्त किया, लेकिन आपसी झगड़ों के कारण
यह डायरेक्टरी भी सफल नहीं हुई और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो लुई शासन खत्म होता है, इसके बाद आता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, इसके बाद आता है डायरेक्टरी का शासन और फिर आता है नेपोलियन का शासन, LMDN, ठीक है ना। लिबरे फ्रांस की एक मुद्रा थी जो 1794 में समाप्त कर दी गई। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिएगा। प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं, जॉन लॉक ने लिखा था टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज, रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आबेसिये व्हाट इज थर्ड स्टेट। ये रचनाएं प्रमुख रूप से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फ्रांस का मुख्य भोजन पाव रोटी था, जबकि दैनिक उपभोग में नमक और तंबाकू प्रयोग में लाई जाती थी। टेनिस कोर्ट में जो नेशनल असेंबली हुई थी उसका नेतृत्व मिरावियो और आबेसिये ने किया था। मिरावियो कुलीन वर्ग से था, जबकि आबेसिये पादरी वर्ग से संबंधित था। ये महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद रखिएगा। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का किला ढा दिया गया था। कॉन्वेंट किसे कहते हैं तो बता दूं आपको मैं कि धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कॉन्वेंट कहा जाता था। समता रोटी साबुत गेहूं से बनी होती थी और सितोयन शब्द का प्रयोग मांश्यूर और मदाम की जगह पर किया जाने लगा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन मशहूर महिला क्लब था। ओलंप दे गूज मशहूर महिला क्रांतिकारी थी। महिलाओं को मताधिकार फ्रांस में 1946 में प्राप्त हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित एक प्रश्न आना ही आना है। 1804 में यह फ्रांस का सम्राट बना, 1815 तक यह रहा, 11 साल इसने शासन किया। चलिए अब हम देखते हैं अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो आप लोगों को ये पता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। लुई 16वां राजा बन गया, कर्ज में डूबा हुआ था, उसको टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई। मजदूरों, व्यवसायियों, किसानों का शोषण हो रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी, मजदूरी बढ़ नहीं रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ी, खाने पीने की दाम जो है, वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे और लुई ने मन बना लिया कि टैक्स फिर से लगाया जाए। बस ये बात हुई और तीसरे स्टेट का गुस्सा भड़क उठा। तीसरे स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, संविधान बनाने की मांग शुरू की और दार्शनिकों के विचारों और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा और इस तरह से इन परिस्थितियों में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। इन बिंदुओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति से फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हुए और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? तो फायदा डेफिनेटली थर्ड स्टेट्स के लोगों को मिला, लेकिन थर्ड स्टेट्स के अमीरों को मिला। कुलीन वर्ग और पादरी को सत्ता छोड़ना पड़ी और पादरी वर्ग को निराशा हुई क्योंकि उनसे चर्चों को छुड़ा लिया गया और वो चर्च के भवनों को दफ्तरों में तब्दील कर दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात तो फ्रांसीसी क्रांति ने की ही, साथ ही अधिकांश जो देश थे विश्व के, उनके अंदर भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली राजतंत्र से मुक्ति के लिए। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में भी इस तरह की क्रांतियां हुई और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, रूस की रूसी क्रांति जिसे अक्टूबर और फरवरी क्रांति के नाम से हम पढ़ चुके हैं। इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी। इस क्रांति की प्रेरणा से, मतलब फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। अंत में इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हो गया और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित हुए। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, लगभग 40-45 क्वेश्चन, जिनको आप PDF फॉर्मेट में देखेंगे। यह है चौथा प्रश्न, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम क्रांति फ्रांसीसी क्रांति में है। तो उत्तर है जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष बराबरी के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये अधिकार फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं जिनको यदि आपको देखना है, समझना है, तो आपको PDF कॉपी डाउनलोड करना पड़ेगी। वैसे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लुई 16वें कब सत्ता पर आसीन हुआ? तो उत्तर है 1774। किस वर्ष उम्र क्या थी उसकी? तो आएगा 20 वर्ष।
गद्दी पर जब आसीन हुआ तो वित्तीय संसाधन नष्ट होने के कारण क्या थे, तो आएगा लंबे समय तक युद्धों का चलना। लिबरे क्या थी, फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया। किस पुस्तक के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है, महत्वपूर्ण है। छठवां प्रश्न, किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है, तो ये मांतेस्क्यू की किताब है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्टेट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा। लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे, तो ये आपको सामने यहाँ दिख रहा है। एस्टेट जनरल क्या कार्य करता था, एस्टेट जनरल एक सरकारी संस्था थी, हमको पता। और टैक्स जब बढ़ते थे तो उसकी मंजूरी लेना आवश्यक होती थी। 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे, तो रूसो। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से दिखाई दे रही हैं, तो इस तरह से हम इनको देखेंगे। ये देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 17, 18, 19 और 20। 21वां प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, तो उत्तर आएगा लुई सरकार का निरंकुश शासन, मजदूर व्यापारी किसानों का शोषण, दार्शनिकों के विचार, करों में भारी वृद्धि। ये सारी चीज़ें इस तरह से आपके लिए जो ई क्लासेस बाय मनीष सर ने ये जो प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं, ये आपके इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इनको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करके आप इसकी PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टीचर से चाहें तो आप बोल सकते हैं कि सर हमको ई क्लासेस बाय मनीष सर की PDF कॉपी जो महत्वपूर्ण नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स की है वो अवेलेबल करा दीजिए। तो वो टीचर्स आपको या तो हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में वो सारे के सारे प्रश्न आपको उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों को देखिए, पढ़िए, याद कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।